हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल सी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टर्म लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अब जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टर्म लोन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टर्म लोन होता क्या है। तो देखो, टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जिसको फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है बॉर्रोवर को। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मली एक साल से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, वो पहुंची एबीसी बैंक के पास। ठीक है, और बोला कि हमें यहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन चाहिए 10 सालों के लिए। ठीक है, यानी कि हम लोन की रिपेमेंट इंटरेस्ट के साथ 10 साल के बाद ही करेंगे। तो ये जो लोन है ये आपका टर्म लोन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जिसको फिक्स टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है बॉर्रोवर को, और वो जो टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मली एक साल से ज़्यादा का होता है। ठीक है, टर्म लोन जो है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। बॉरोवर जो है वो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जैसे कि मशीन को परचेज करना या फिर फैक्ट्री को सेटअप करना या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करना, मॉडर्नाइज करना, इन सभी पर्पजेस के लिए वो बैंक से टर्म लोन जो है वो ले सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट गारंटी की। देखो, टर्म लोन के केस में ना जो बैंक होता है वो एक्चुअली में जो फंड्स है वो बॉर्रोवर को देता है। ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि बैंक बॉर्रोवर को फंड्स नहीं देता, बल्कि वो बॉर्रोवर की हेल्प करता है किसी दूसरी पार्टी से फंड्स लेने में। जैसे मान के चलिए एक पर्सन है ए, उसने एक मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की। अभी इसके पास 5 लाख रुपए नहीं है, तो वो यहाँ पर पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में करना चाहता है, यानी कि हर साल वो 1 लाख रुपए पे करना चाहता है और टोटल पैसा वो 5 सालों में पे करना चाहता है। ठीक है, मान के चलिए उसने मशीन बी पर्सन से खरीदी है। अब बी पर्सन इसको क्रेडिट के ऊपर मशीन सोल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि इसको भरोसा नहीं है इसके ऊपर। तो ए ने अपने बैंक को इन्वॉल्व किया। ए के बैंक ने, मान के चलिए ए का बैंक है एबीसी बैंक, इसने यहाँ पर बी को गारंटी दी कि आपको ना ए पर्सन जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग पेमेंट जो है वो कर देगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर ए ऐसा नहीं करेगा ना तो हम यहाँ पर आपको पेमेंट जो है वो कर देंगे। तो ये जो एबीसी बैंक ने गारंटी दी है ना बी को, ये आपका डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो है वो कहलाता है। अब अगर ए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करेगा, वो यहाँ पर पेमेंट नहीं करेगा, मुकर जाएगा या फिर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में जो एबीसी बैंक है वो यहाँ पर पेमेंट करेगी बी को। तो यहाँ पर देखो, बैंक ने ए को फंड्स नहीं दिए हैं, बैंक ने ए को फंड्स नहीं दिए हैं, बल्कि उसने हेल्प की है ए की कि वो बी से यहाँ पर फंड जो है वो ले सके। ठीक है, तो इसको हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो है वो कहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म लोन। तो टर्म लोन के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले पर्पस ऑफ टर्म लोन। तो टर्म लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे कि फिक्स एसेट्स को एक्वायर करना, लैंड को खरीदना, बिल्डिंग को खरीदना या फिर मशीनरी को खरीदना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। इन पर्पजेस के लिए ही टर्म लोन जो है वो दिया जाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ सर्टेन सिचुएशन के अंदर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी दिया जाता है बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक जो है वर्किंग कैपिटल के लिए भी टर्म लोन जो है वो देती है। ठीक है, उसके बाद है रीपेमेंट स्ट्रक्चर। नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होता है उसको 1 साल के लिए ही दिया जाता है, यानी कि उसकी पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर में ही करनी होती है, और बैंक की डिमांड के ऊपर, जब बैंक डिमांड करेगा ना तब बॉर्रोवर को पेमेंट करनी होगी। और जो टर्म लोन है वो एक प्री डिफाइंड पीरियड के लिए दिया जाता है और उसका एक रीपेमेंट शेड्यूल होता है, और उस रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही लोन की रीपेमेंट जो है वो की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम असेसमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो देखो, टर्म लोन को असेस करते वक्त कि टर्म लोन देना है नहीं देना है, तो बैंक जो है वो बेसिकली डेट सर्विस कवरेज रेशो का यूज़ करता है, यानी कि वो देखता है कि जो बिजनेस है क्या वो लोन को रिपे कर पाएगा टाइम आने पर। इस चीज़ को बैंक जानना चाहता है टर्म लोन देने से पहले, और इस चीज़ को जानने के लिए बैंक यूज़ करता है डेट सर्विस कवरेज रेशो का। ठीक है, इसकी हेल्प से बैंक जान पाता है कि क्या यहाँ पर बिजनेस एबल है लोन को रिपे करने के लिए, क्या वो इतना कैश फ्लो जनरेट कर लेगा कि वो आसानी से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ही वो टर्म लोन जो है वो देता है। वर्किंग कैपिटल लोन की असेसमेंट करते वक्त कि उसे वर्किंग कैपिटल लोन देना है या फिर नहीं देना है, तो जो बैंक होता है वो लिक्विडिटी रेशोज़ के ऊपर फोकस करता है, क्योंकि लिक्विडिटी रेशोज से बैंक को ये पता लगता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, उसके पास क्या सफिशिएंट फंड्स हैं अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और
वर्किंग कैपिटल लोन को रिपे करने के लिए। अगर लिक्विडिटी रेशियो अच्छी होती है जैसे कि 2:1 तो बैंक यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन देता है, अदरवाइज नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद जो रीपेमेंट शेड्यूल होता है वो कस्टमाइज्ड होता है, मतलब कि अलग अलग टर्म लोन के केस में जो रीपेमेंट शेड्यूल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि सैलरीड पर्सन के केस में ईएमआई का यूज़ किया जाता है, बिजनेस के केस में हर साल जो प्रॉफिट कमाती है कंपनी उसके बेस पर डिटरमाइन किया जाता है कि रीपेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? तो देखो, हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एक बिजनेस के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से बिजनेस जो है वो सभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उसे सभी प्रोजेक्ट्स में से जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स है वो चूज करने होते हैं और उसी में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बिजनेस जो है सिस्टमेटिक वे में प्रपोज प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है और कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट नहीं है। ठीक है, ताकि उसके बेस पर वो डिसाइड कर सके कि उसे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए यहाँ पर एक XYZ कंपनी है, उसके पास 3 प्रोजेक्ट है A, B और C। तीनों के अंदर 1-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानी है और कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए, तो वो इसमें से एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इसमें से बेस्ट प्रोजेक्ट कंपनी को यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो कंपनी ने यहाँ पर क्रिटिकली इवेल्युएट किया कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, यानी कि कितनी यहाँ पर कॉस्ट आएगी और इन प्रोजेक्ट से कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इन प्रोजेक्ट के अंदर कितना रिस्क है। ठीक है, और उसके बेस पर कंपनी ने देखा कि जो प्रोजेक्ट बी है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा है और रिस्क भी कम है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है। तो कंपनी ने यहाँ पर प्रोजेक्ट बी में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू XYZ कंपनी ने प्रोजेक्ट बी को अच्छे तरीके से इवेल्युएट किया और उसको सिलेक्ट किया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को ही हम प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल में सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज टेक्निकल फीजिबल, फाइनेंशियली विएबल, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड एंड सोशली डिजायरेबल बिफोर कमिटिंग फंड्स टू इट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो टेक्निकली फिजिबल है, टेक्निकली वो पॉसिबल है, फाइनेंशियली विएबल है या फिर नहीं, क्या हम उससे प्रॉफिट कमा पाएंगे, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है कि नहीं, और सोसाइटी के हिसाब से वो सही प्रोजेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के बहुत सारे यहाँ पर स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसको एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल का मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्राइमा फेसी एक्सेप्टेबिलिटी अप्रेजल। देखो यहाँ पर ना हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो लीगल स्टैट्यूज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके साथ कंप्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए एक XYZ कंपनी आई, ठीक है, वो ABC बैंक के पास लोन लेने के लिए आई। तो ये जो लोन है वो बैंक के लिए एक तरह का प्रोजेक्ट है क्योंकि वो इसमें इन्वेस्ट करेगी। तो प्राइमा फेसी एक्सेप्टेबिलिटी अप्रेजल के अंदर ABC बैंक देखेगी क्या क्या ये जो लोन है क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है क्या उसको ये प्रोजेक्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंक लोन तभी देता है अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सही हो, इंटरनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सही हो और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंडर आता हो, तभी यहाँ पर लोन दिया जाएगा। अदरवाइज बैंक उसको यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो कर देता है। यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है ना, तो यहाँ पर हम इनिशियल बेसिस पे अप्रेजल करते हैं ताकि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उसमें से कुछ सूटेबल प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर पाएं ताकि उसका हम क्रिटिकल तरीके से इवैल्यूएशन जो है वो कर पाएं। ठीक है, तो ये एक फिल्टर के तौर पर काम करता है क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करता है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जिसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किया जाता है मैनेजमेंट अप्रेजल। मैनेजमेंट अप्रेजल के अंदर ना ये देखते हैं कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है या फिर प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है, जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाली या फिर बिजनेस को मैनेज करने वाली, वो कैसी है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या उनके पास उतनी स्किल्स हैं कि वो प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, क्या इंटीग्रिटी है उनके अंदर, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहले भी लोन लेकर काम को कंप्लीट किए बिना ही कहीं भाग जाते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैनेजमेंट टीम का अप्रेजल हम यहाँ पर करते हैं कि जो मैनेजमेंट टीम है वो अच्छी है या फिर नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं, उसके अंदर एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है।
और ये जानने के लिए हम यहाँ पर 5 C's कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल, कंडीशन, इन सभी का एनालिसिस क्रिटिकल तरीके से जो है वो करते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एनवायरमेंटल अप्रेजल। एनवायरमेंटल अप्रेजल के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर हम प्रोजेक्ट की एग्जांपल लेकर चले, प्रोजेक्ट के ऊपर एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा और प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो एक एनवायरमेंट के अंदर ही इंप्लीमेंट होगा ना, ठीक है। तो आसपास का जो वाटर, एयर, लैंड है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट अप्रेजल के अंदर हम पहले तो ये मेजर करते हैं कि एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पर हम ये भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, आप प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करोगे, पॉल्यूशन होगा, वाटर वेस्टेज होगी, ये सारी चीज़ें आप पहले यहाँ पर देखते हो, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तभी आप लोन लेते हो, अदरवाइज नहीं देते, ठीक है। जैसे नॉर्मल सी बात है कि कंपनी कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहती है तो उसे बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल लेना, ठीक है, साथ के साथ लाइसेंस वगैरह लेना। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। फिर की जाती है इकोनॉमिक अप्रेजल। तो इकोनॉमिक अप्रेजल के अंदर हम ये जानते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है क्या वो इकॉनमी के अंदर फिट हो पाएगा, यानी कि क्या हमारी ऐसी इकॉनमी है जो कि इस प्रोजेक्ट को ग्रो कर सकती है या फिर मैनेज कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी इकॉनमी जो है वो डूब रही है और उसके अंदर हम प्रोजेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई इकॉनमी डूब रही है, उसकी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोजेक्ट है उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम है, लोगों के पास पैसों की कमी है। तो जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे या फिर जो हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे उसको सक्सेसफुल बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर इकॉनमी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। पर अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, इकॉनमी की लग चुकी है, इकॉनमी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर चांसेस है कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इकॉनमी का अप्रेजल करते हैं कि इकॉनमी कैसी है जिसके अंदर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद मार्केट अप्रेजल। जो मार्केट अप्रेजल है ये बेसिकली इकोनॉमिक अप्रेजल का ही एक सब पार्ट होता है। यहाँ पर हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है या फिर प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है क्या वो सक्सीड हो पाएगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या वो मार्केट के अंदर एंटर कर भी पाएगा। हो सकता है ना कि मार्केट के अंदर जगह ही ना हो किसी नए प्रोडक्ट के लिए और वहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो मार्केट के अंदर घुस नहीं पाएगा तो लोगों के सामने नहीं आएगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मार्केट में घुसने के बाद क्या वो कंपटीटर के साथ फाइट कर पाएगा, compete कर पाएगा। ऐसा होता है ना कि कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया पर वो कंपटीटर इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि कंपटीटर के साथ हम compete कर ही नहीं पाए और फेल हो गए, ऐसा भी तो हो सकता है। साथ के साथ क्या वो ग्रो कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पास्ट सेल्स ट्रेंड्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, जो एंड यूजर्स हैं उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एंड यूजर्स हैं वो कितनी यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड करेंगे। फिर किया जाता है यहाँ पर टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल के अंदर जो टेक्निकल पार्ट होता है वो चीज़ हम देखते हैं कि क्या कोई प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग के अंदर कोई आइडिया चल रहा है पर उसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मान के चलिए टाइम ट्रेवल, हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम ऐसे टाइम ट्रेवल कर लेंगे, पर ये इंप्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए तो बैंक यहाँ पर लोन देगा ही नहीं। तो यहाँ पर टेक्निकल अप्रेजल के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट को एनालाइज किया जाता है, टेक्निकल एस्पेक्ट का अप्रेजल किया जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं, पावर एंड वाटर। उसके बाद लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है कि नहीं किया गया है, और टेक्नोलॉजी कंपनी के पास है या फिर नहीं है प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए। रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर अवेलेबल है या फिर नहीं। फिर लास्ट में किया जाता है कमर्शियल अप्रेजल। कमर्शियल अप्रेजल के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके बाद फाइनेंशियल अप्रेजल भी होता है। कमर्शियल अप्रेजल के अंदर हम ये देखते हैं कि बिजनेस की कोर एबिलिटी क्या है, क्या वो अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और प्रोजेक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगा और मैनेज कर पाएगा, और क्या वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा होता है पर जो बिजनेस है ना उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रॉफिट कमा पाए। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, एक कंपनी उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, एक कंपनी है सेम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है पर प्रॉफिट नहीं कमा रही। क्यों? क्योंकि उसकी कोर एबिलिटी अच्छी नहीं है प्रॉफिट कमाने की, ठीक है। कमर्शियल अप्रेजल के अंदर बहुत सारी चीज़ें की जाती है, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर
हम एक ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करते हैं जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है और ना ही लॉस हो रहा होता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सपेंसेस के इक्वल जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मैजिकल नंबर ऑफ यूनिट्स का पता लगा पाते हैं जो कि बिजनेस को सेल करने पड़ेंगे अपने टोटल कॉस्ट को कवर करने के लिए और लॉस से बचने के लिए। जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट को स्टडी करना पड़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, जैसे कि रेंट एंड सैलरीज, ये फिक्स रहेंगी चाहे आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो रेंट सेम रहेगा, अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो रेंट सेम रहेगा, सैलरी सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है, जैसे कि रॉ मटेरियल एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट मान लो 10 रुपये आएगी, 2 यूनिट बनाओगे 20 रुपये, 3 यूनिट बनाओगे 30 रुपये, ऐसे बढ़ती जाएगी। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और इसकी हेल्प से हम फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस 50 है पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 है, डिफरेंस आया 20, ये आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपका जो लोअर बीईपी है यानी कि बिलो 50% है, यानी कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 40% है, इसका मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी का अगर 40% यूटिलाइज करते हो ना तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर जाओगे, तो ये अच्छा माना जाएगा। अगर बीईपी ज़्यादा है जैसे कि 85% से अबव है, यानी कि आपको अपनी 100% कैपेसिटी में से 85% कैपेसिटी का यूज़ करना होगा, तभी आप बीईपी पे पहुंच पाओगे, तो ये आपका रिस्की माना जाएगा। उसके बाद कमर्शियल अप्रेजल के अंदर हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो का भी पता लगाते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो एक ऐसी फाइनेंशियल रेशियो होती है जिसकी हेल्प से हम बोरोवर की जो एबिलिटी है उसको मेजर कर पाते हैं कि वो डेट को रिपे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। बेसिकली हम देखते हैं कि जो बोरोवर है वो कितना कैश इनफ्लो जनरेट कर पा रहा है, ठीक है, और उससे वो कॉस्ट को कवर करने के बाद क्या वो लोन की रिपेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। जो आइडियल ग्रॉस DSCR होता है वो 1.50 से लेकर 1.75 तक का होता है, हालांकि जो आइडियल नेट DSCR होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें इंडिविजुअल ईयर के बेसिस पे जो एवरेज DSCR है वो निकालना होता है, साथ के साथ हमें पूरे लोन रिपेमेंट पीरियड के लिए भी एवरेज NDSCR निकालना होता है। फिर आता है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, देखो ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज जो है वो इक्वल हो जाती है कैश आउटफ्लो की, और यहाँ पर आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान के चलिए आपने एक प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया, ये आपने किया 2015 के अंदर। इस प्रोजेक्ट से आपको टोटल 7 लाख रुपए मिलने वाले हैं 5 सालों के बाद, यानी कि 2020 में। ठीक है, आपने इसकी 7 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाली 2015 के अंदर, तो 2015 के अंदर 7 लाख की जो वैल्यू थी वो 6 लाख वो आपकी निकल कर आई 6 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 लाख जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, इसमें से 5 लाख रुपए कैश आउटफ्लो को माइनस करो, ये 1 लाख आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, मान के चलिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, इसके ऊपर आपने जब डिस्काउंट किया 7 लाख को, तो ये 7 लाख जो है वो 5 लाख बन गया, यानी कि 7 लाख की वैल्यू 5 लाख थी, तो 5 लाख में से 5 लाख माइनस करो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आएगी, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के इक्वल हो चुकी है। तो ये जो 10% है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ऐसा हुआ है डिस्काउंट रेट के ऊपर, ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, ये हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि इससे हमें प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, अगर ये कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस भी हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर ना हम अपनी प्रोजेक्ट की जो रिजिलेंस है ना उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पर वर्स्ट कंडीशन होती है, वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, तो उस केस में क्या हमारा प्रोजेक्ट टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा। जैसे मान के चलिए क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो 100% पॉजिटिव होकर चलते हैं, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा ही होगा, और थोड़ा सा भी अगर उनके सोचे के ऑपोजिट हो जाता है तो उनका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर हम ये देख पाते हैं कि अगर वर्स्ट कॉस्ट सिनेरियो आ जाता है, यानी कि वर्स्ट केस आ जाता है, तो उस केस में हमारा प्रोजेक्ट सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी मार्जिन, यहाँ पर ना बैंक को यहाँ पर एसेट्स कोलैटरल की फॉर्म में लेनी ज़रूरी है। जो बोरोवर है, जो आपका बैंक है, उसे बोरोवर से कोलैटरल लेना ज़रूरी है, सिक्योरिटी लेनी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करे तो वो सिक्योरिटी को सेल करके बैंक अपना पैसा रिकवर जो है वो कर पाए। नॉर्मली जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मार्केटेबल होनी चाहिए ताकि उसको इजीली सेल करके पैसा रिकवर कर लिया जाए। फिर आता है आपका फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर हम प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल
विएबिलिटी उसको चेक करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली विएबल है या फिर नहीं है, यानी कि फाइनेंशियली वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। जैसे अगर कॉस्ट 5 लाख रुपए है और आप उससे कमाते हो सिर्फ 4 लाख रुपए, तो ये फाइनेंशियली विएबल नहीं है, यहाँ पर 1 लाख रुपए का आपको लॉस ही हो रहा है। तो फाइनेंशियल अप्रेजल के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो इनफ प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, डेट्स को रिपे करने के साथ साथ सरप्लस जनरेट करने के लिए। ठीक है, बात करेंगे अप्रेजल एंड फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पर फंड्स भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जब लैंडिंग की जाती है तो अगर इन प्रोजेक्ट्स को, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन दिया जाता है तो उसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग जो है वो माना जाता है। तो 2016 के अंदर नोटिफिकेशन दिया गया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर ये सारे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग के लिए एलिजिबल है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया जा सकता है। सबसे पहले आता है आपका ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर रोड, ब्रिजेस, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट, रेलवेज ट्रैक्स, टनल्स, वियाडक्ट्स एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आ जाते हैं। हालांकि इसमें हम जो व्हीकल्स रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल गैस पाइपलाइन, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर ऑयल गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस दिया जाता है। वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर फिक्स टेलीकॉम नेटवर्क्स, टेलीकॉम टावर्स, टेलीकॉम सर्विसेज आ जाती हैं। सोशल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। 3 स्टार हायर होटल्स लोकेटेड आउटसाइड सिटी विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन वो आ जाते हैं। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टूरिज्म फैसिलिटीज एंड एग्रीकल्चर मार्केट्स आ जाती हैं। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, टर्मिनल मार्केट्स एंड सॉइल टेस्टिंग लैब्स जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अप्रेजल एंड फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अप्रेजल यहाँ पर कैसे की जाती है, उसको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खास होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और इनसे जो हम पैसा कमाते हैं वो भी हमें लॉन्ग टर्म के अंदर ही मिल पाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो डेट इक्विटी रेशियो वो नॉर्मली हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोटर है वो अकेला इतना पैसा नहीं लगा सकता, उसे ज़्यादा पैसा लोन के फॉर्म में ही लेना पड़ता है। वैसे तो देखो अप्रेजल के जो कोर प्रिंसिपल्स है वो सेम है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के केस में अप्रेजल करते वक्त जो प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं वही प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी। पर कुछ खास गाइडलाइंस यहाँ पर आरबीआई ने दी हुई हैं बैंकों को, जो कि फॉलो करती हैं बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते वक्त। बैंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वर्किंग कैपिटल लोन देती है, टर्म लोन देती है, प्रोजेक्ट लोन देती है, और कई बार वो कंपनीज के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स और शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो करती है। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू बैंक यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम टाइप ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें जो कि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो वो सबसे पहले जो टाइप है वो है टेक आउट फाइनेंसिंग। टेक आउट फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है, तो देखो नॉर्मली एक बैंक ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। जैसे मान के चलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट होने में 20 साल लगेंगे। ठीक है, तो बैंक ने मान लो एक एक्सपीरियंस्ड बैंक है, उसके पास टोटल 100 करोड़ रुपए के फंड्स है, तो बैंक ने इसमें से 40 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दे दिया। ठीक है, अब ये जो बैंक है ना वो 20 साल तक वेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसे फंड्स चाहिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना टेक आउट फाइनेंसिंग का यूज़ किया जाता है। तो अगर एक बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है, जैसे मान के चलिए इस बैंक ने 40 करोड़ रुपए का लोन दिया है, तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, जैसे मान के चलिए 5 साल, ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर इस लोन को टेक ओवर कर लेंगे। जैसे 5 साल के बाद ये जो लोन है 40 करोड़ रुपए का, इसको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो टेक ओवर कर लेगी इस बैंक से। ठीक है, और लोन का जो भी पैसा है वो यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को जो है वो दे देगी। अब ये जो लोन होगा वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होगा, जैसे कि आईडीएफसी का होगा, बैंक का इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि बैंक ने यहाँ पर सिर्फ 5 सालों के लिए ही लोन जो है वो दिया था। अब इसके पास 40 करोड़ रुपए आ गए हैं, अब इससे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है और लोन वगैरह दे सकती है। तो इसको हम टेक आउट फाइनेंसिंग जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पीरियड के लिए बैंक यहाँ पर लोन देता है। उस इनिशियल पीरियड के बाद जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है जो इस ऐसा ही काम करती है डेवलपमेंट का, वो इस लोन को टेक ओवर कर लेंगे बैंक से।
ठीक है, जिससे बैंक की कैपिटल जो है वो फ्री हो जाएगी। ओके, उसके बाद है इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ए बैंक है और यहाँ पर एक बी बैंक है। ए बैंक से एक्स कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने के लिए आई है। मान के चलिए 10 साल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 10 सालों में, और लोन की अमाउंट है 10 करोड़ रुपए। तो ए बैंक यहाँ पर लोन देने से घबरा रही है, ठीक है। तो इस केस में जो बी बैंक है उसने ए बैंक को गारंटी दे दी कि आप यहाँ पर लोन दे दीजिए, ठीक है। अगर एक्स यहाँ पर डिफॉल्ट करेगा ना तो लोन की रिपेमेंट हम आपको कर देंगे। तो ये जो बी ने गारंटी दी है इसको हम इंटर इंस्टीट्यूशनल गारंटी कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहती है उनको यहाँ पर आसानी से लोन जो है वो मिल जाता है। तो बी बैंक ने यहाँ पर लोन नहीं दिया है, इसने सिर्फ गारंटी दी है ताकि ए जो है वो फ्री होकर, खुश होकर एक्स कंपनी को लोन दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है वो दे सके, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर गारंटी इशू कर सकती है इन द फेवर ऑफ अदर लैंडर, जैसे कि बी जो है वो गारंटी इशू कर सकती है ए बैंक के फेवर में, ठीक है। बस यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना, जैसे अगर प्रोजेक्ट जो है वो 10 करोड़ का है, ठीक है, तो कम से कम 5% जो फंड्स है वो इस बैंक ने दिए होने चाहिए, यानी कि 5% इन्वेस्टमेंट बैंक की होनी चाहिए, तभी वो गारंटी इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो अगर आप 10 करोड़ का 5% निकालो तो ये कितना होता है आपका 0.5 करोड़, ठीक है। तो 0.5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम बी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर की होनी चाहिए, यानी कि 0.5 करोड़ का फंड्स जो है इस बैंक ने अगर दिया होगा बॉर्वर को और लगाया होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, तभी ये गारंटी इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती, ठीक है। साथ के साथ गारंटी इशू करने वाली बैंक को प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल करना भी जरूरी है और मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है ताकि क्रेडिट रिस्क को कम से कम किया जा सके। उसके बाद तीसरा तरीका जो टाइप है आपका वो है फाइनेंसिंग प्रमोटर इक्विटी। कई बार जो आपकी बैंक्स होती है, ठीक है, बैंक्स जो होती हैं वो यहाँ पर प्रमोटर्स को फंड्स प्रोवाइड करें ताकि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर सके। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर पर्सन है प्रमोटर, ठीक है, एक्स पर्सन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहता है और उसे 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो बैंक ने यहाँ पर लोन दिया एक्स पर्सन को ताकि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके और उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो ये जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड की गई है ये आपकी फाइनेंसिंग ऑफ प्रमोटर इक्विटी के अंदर जो है वो आएगी, ठीक है। या फिर एक्स पर्सन ऐसा भी कर सकता है कि जो एक्स पर्सन है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी XYZ के शेयर्स एक्वायर करने थे ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सके। तो 50% शेयर्स एक्वायर करने के लिए उसे फंड्स चाहिए थे, तो बैंक ने इसको फंड्स प्रोवाइड कर दिए ताकि वो इन शेयर्स को एक्वायर कर सके, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंसिंग प्रमोटर इक्विटी कहलाएगा। देखो नॉर्मली बैंक जो है वो शेयर्स को खरीदने के लिए लोन नहीं देते, ये प्रोहिबिटेड है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में अलाउ है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में जो बैंक है वो यहाँ पर प्रमोटर को लोन दे सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, पर कुछ यहाँ पर कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होती है। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसे बैंक को फॉलो करना होता है जब भी वो प्रमोटर को शेयर्स एक्वायर करने के लिए लोन देती हैं। सबसे पहले एलिजिबल एक्विजिशन की बात करें तो बैंक यहाँ पर फाइनेंस तभी प्रोवाइड करेगा अगर प्रमोटर जो है वो किसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करेगा, तभी, मतलब किसी नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए बैंक यहाँ पर लोन नहीं देगा किसी भी पर्सन को। साथ ही साथ अगर फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, तो जो प्रमोटर्स है अगर वो वॉलंटरली अपने मेजॉरिटी स्टॉक को डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी यहाँ पर बैंक लोन देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। और जो एक्विजिशन की जाएगी वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एंटिटीज। तो बैंक यहाँ पर कुछ ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटीज जिसको स्पेशली इसी काम के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के शेयर्स को एक्वायर करती है, ठीक है, उनमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको भी बैंक यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है। पर इस केस में लेंडर को इंश्योर करना है, बैंक को इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो डेट इक्विटी रेशो है वो 3:1 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर कंपनी ने या फिर उसके प्रमोटर या फिर डायरेक्टर ने किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया होगा लोन के ऊपर, जो कि यहाँ पर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है, तो यहाँ पर बैंक फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके बाद बॉर्रोवर स्टेक, देखो अगर यहाँ पर बैंक लोन दे रहा है तो पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि बॉर्रोवर खुद भी इन्वेस्ट करे शेयर्स के अंदर। ऐसा ना हो कि बॉर्रोवर 100% फाइनेंस बैंक से लोन की फॉर्म में ले रहा है और फिर यहाँ पर शेयर्स में इन्वेस्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया जा रहा है, जैसे मान के चलिए 10 करोड़ के शेयर्स को एक्वायर किया जा रहा है, तो बैंक जो है वो मैक्सिमम 50% फाइनेंस ही दे सकता है।
यानी कि बैंक जो है वो 5 करोड़ का फाइनेंस ही दे सकता है प्रमोटर को, और बाकी का जो फंड्स है वो प्रमोटर को खुद अरेंज करना होगा, खुद लेकर जो है वो आना होगा, ताकि उसका भी एक कमिटमेंट रहे कंपनी के अंदर, उसके शेयर्स के अंदर। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो देखो, जब बैंक यहाँ पर सिक्योरिटी लेगा ना लोन देने के बदले में, तो बैंक इंश्योर करेगा कि उसे बोरोइंग कंपनी की एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी लेना है, या फिर एक्वायर्ड कंपनी की एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी लेना है, ना कि उसके शेयर्स को। हालांकि एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी के केस में बैंक यहाँ पर शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर सकता है, पर जो प्राइमरी सिक्योरिटी होगी वो हमेशा या तो बोरोइंग कंपनी की एसेट्स होंगी या फिर आपकी एक्वायर्ड कंपनी की एसेट्स होंगी, शेयर्स नहीं होंगी। उसके बाद बैंक को यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन भी क्रिएट करना होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 50% का, ठीक है। और ये थ्रू आउट द लोन टेन्योर मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मार्जिन मेंटेन कर लिया उसके बाद मार्जिन को छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोन टेन्योर की बात करें तो जो लोन टेन्योर है वो 7 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बैंक मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन देगी, इससे ज़्यादा का नहीं। हालांकि जो बैंक की बोर्ड है वो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है अपनी सुविधा के लिए या फिर प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस, जितनी भी यहाँ पर फाइनेंसिंग की जाएगी उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 19 के स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ज़रूरी होगा। एक्सपोजर लिमिट की बात करें तो जो इक्विटी एक्विजिशन है ना, वो यहाँ पर जो 40% की लिमिट है ना बैंक की कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की, उसके अंडर होना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या होता है कि बैंक की जो नेटवर्थ होती है ना उसके 40% के इक्वल ही बैंक यहाँ पर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंसिंग यहाँ पर बैंक प्रोवाइड कर रहा है ये भी कैपिटल मार्केट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये जो 40% की लिमिट है इसके अंदर ही ये लोन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कैपिटल मार्केट एक्सपोजर 100 करोड़ का है और बैंक ने ऑलरेडी 100 करोड़ का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर अचीव कर लिया है तो वो फर्दर फाइनेंसिंग नहीं कर सकती, यानी कि वो प्रमोटर को लोन नहीं दे सकती है, ठीक है। अगर 90 करोड़ रुपए ही अचीव किया है तो 10 करोड़ का फाइनेंस दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड की अप्रूवल लेनी जरूरी है। इस तरह की फाइनेंसिंग करने के लिए बोर्ड का अप्रूवल होना जरूरी है। अब बात करेंगे अप्रेजल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी यहाँ पर अप्रेजल कैसे की जाती है, तो अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, ठीक है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिसको गवर्नमेंट एंटिटीज मैनेज कर रही है, तो वहाँ पर ना बैंक को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस जो है वो कंडक्ट करनी है कि प्रोजेक्ट वेएबल है या फिर नहीं है। सारे के सारे फाइनेंशियल कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न को भी मेजर करना ज़रूरी है। मतलब बैंक को ना कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। जैसे बैंक कह सकती है कि गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो मैं ये छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी, ऐसा नहीं करना। बैंक को कोई भी कमी नहीं छोड़नी, चाहे आरबीआई के साथ कोई भी अरेंजमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, बैंक कोई भी कमी नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के केस में अगर हम बात करें तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टिपिकली एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, और बैंक उसको फाइनेंस कर रहा है, तो वहाँ पर स्पेशल अप्रेजल स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। अप्रेजल प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में जो रिस्क छुपा हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है। जो रिस्क मिटिगेशन जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो वो भी आपको इवेल्युएट करनी है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी आपको असेस करना है, ठीक है, और देखना है कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ स्पेशल कमेटीज और सेल्स बनाने हैं ताकि प्रोजेक्ट की अप्रेजल सही तरीके से की जा सके, प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी किया जा सके। और लार्ज फंडिंग रिक्वायरमेंट के केस में बैंक को ज्वाइंट फाइनेंसिंग का यूज़ करना है, यानी कि वो एक साथ मिलकर, एक दो या दो से ज़्यादा बैंक एक साथ मिलकर यहाँ पर लोन जो है वो देंगे कंजोर्टियम या फिर सिंडिकेशन अरेंजमेंट के थ्रू। अगर ऐसा होता है तो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है या तो वो लीड बैंक के अप्रेजल रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करेंगे और उसको ही फॉलो करेंगे, या फिर वो ज्वाइंट अप्रेजल भी कर सकते हैं। सभी बैंक एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट का अप्रेजल कर सकते हैं। अगर हम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो कैपिटल एडुकेसी की जो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है बैंक को उसे फॉलो करना ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर को प्रॉपर रिस्क वेट प्रोवाइड करने भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उसके लिए कैपिटल मेंटेन करके रखा जा सके। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ जाता है, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी तो जल्दी अराइज हो जाती है पर एसेट बाद में रिलाइज होते हैं। तो बैंक को ना आपकी अपनी एसेट लायबिलिटी को देखना है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है, और ये जितने भी लिक्विडिटी मिसमैचेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करनी है, जैसे कि बैंक को एक एफिशिएंट क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है। जो प्रोसीजर होने चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है, ताकि सही तरीके से लोन को अप्रूव किया जा सके बिना किसी डिले के। और एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएँ, ठीक है, और उसको
अप्रूव कर पाए। और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम रिडंडेंट अप्रेजल को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं अप्रेजल करने के लिए, ना कि खुद से अप्रेजल के स्टैंडर्ड्स बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। देखो, जो कंपनीज होती हैं अगर उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं ना, तो वो यहाँ पर बॉन्ड्स को इशू करके फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू एक कंपनी जो है वो डेट रेज कर पाती है, यानी कि लोन ले पाती है, ठीक है। अब बॉन्ड थोड़े से यहाँ पर रिस्की होते हैं। जैसे मान के चले एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, तो उसने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए उसे चाहिए थे, तो उसने 100 करोड़ के बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में इशू कर दिए। मान के चलिए ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करती है, मैनेज करती है, ठीक है। अब लोग इसके बॉन्ड्स को खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इसको फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मली क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ना, वो यहाँ पर पार्शियल गारंटी प्रोवाइड करती है। जैसे 100 करोड़ रुपए है तो बैंक ने यहाँ पर 50 करोड़ की गारंटी प्रोवाइड कर दी बॉन्ड होल्डर को, इन्वेस्टर्स को, कि अगर आप इन बॉन्ड को खरीदोगे तो 50% की गारंटी हम लेते हैं कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो टोटल अमाउंट का 50% हम आपको जो है पे कर देंगे। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि बैंक के डिफॉल्ट करने के चांसेस कम होते हैं, तो इन्वेस्टर यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्शियल गारंटी दी गई है ना, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्हांस हो गए हैं, इसको इजीली सेल किया जा रहा है, इसी को हम पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसको कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूएंस में यूज किया जाता है ताकि इन्वेस्टर का जो रिस्क है उसे रिड्यूस किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। थर्ड पार्टी जो है वो बॉन्ड के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट के लिए पार्शियल गारंटी जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है बॉन्ड की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे इशूइंग कंपनी आसानी से सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर बॉन्ड से फंड रेजिंग जो है वो कर पाती है। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने कुछ की गाइडलाइंस दी है, जैसे कि एग्रीगेट और इंडिविजुअल लिमिट्स। देखो, जो आपका पीसीई है, जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड बैंक है, उसने 100 करोड़ के यहाँ पर बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है। तो सभी बैंक्स मिलकर ना यहाँ पर 50% की ही गारंटी दे सकते हैं। जैसे अगर दो बैंक है ए और बी, ठीक है, तो वो साथ में मिलकर 50% की ही गारंटी दे सकते हैं। जैसे कि 25% की ए देगी, 25% की बी देगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इंडिविजुअल बैंक की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल बैंक की जो लिमिट होती है वो 20% की होती है। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि 50% हो गया, पर 20% इंडिविजुअल बैंक यहाँ पर जो है वो गारंटी दे सकती है अपने लेवल के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं। साथ में मिलकर 50%, एक सिंगल बैंक सिर्फ 20% की गारंटी, ठीक है। टाइमिंग और की बात करें तो देखो, जब बॉन्ड को इशू किया जाता है तभी यहाँ पर गारंटी भी इशू की जाती है बैंक के द्वारा, और उसको रिवॉक नहीं किया जा सकता है, वापस नहीं लिया जा सकता है। जैसे बैंक ने गारंटी इशू कर दी तो वो फाइनल है, बैंक किसी भी टाइम उसको वापस नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक के भरोसे के ऊपर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। अगर बैंक 1 साल के बाद उसको रिवोक कर लेगी तो इन्वेस्टर को रिस्क होगा। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो देखो, जो क्रेडिट रेटिंग है बॉन्ड की, कंपनी की, वो कम से कम BBB- होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। फॉर्म की बात करें तो नॉन फंड बेस्ड कंटीजेंट फैसिलिटी के बेस में मतलब नॉन फंडेड कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में बैंक यहाँ पर पीसीई इशू कर सकती है, गारंटी के फॉर्म में नहीं, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर एक बैंक ने किसी भी बॉन्ड को क्रेडिट इन्हांसमेंट प्रोवाइड किया, यानी कि 50% गारंटी प्रोवाइड की है, ठीक है, तो वो जो बैंक है वो उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। जैसे मान के चलिए एबीसी बैंक है, उसने एक्सवाइजेड कंपनी के बॉन्ड्स के 10% की गारंटी दी है, तो अब एबीसी बैंक जो है वो यहाँ पर एक्सवाइजेड बॉन्ड के इस बॉन्ड में जो अभी इशू किया जा रहा है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। हालांकि एबीसी बैंक अदर क्रेडिट फैसिलिटी जरूर कंपनी को प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्विंग फैसिलिटी ऑप्शन अवेलेबल होती है, यानी कि पीसी फैसिलिटी के अंदर जो एक कंपनी है वो अप्रूव्ड लिमिट के अंदर बार बार इसे यूज़ कर सकती है। जैसे अगर एक बैंक की जो अप्रूव्ड लिमिट है वो 10 करोड़ की है, ठीक है, तो जो कंपनी है वो 1 करोड़ के बॉन्ड यहाँ पर इशू करे, तो बार बार वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बिना दोबारा से उसे पीसीई इशू कराने की ज़रूरत नहीं है बैंक से, क्योंकि बैंक ने बोला हुआ है कि 10 करोड़ तक आप पीसीई इशू कर सकते हो। प्रायोरिटी इन क्लेम की बात करें तो जैसे ही कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो जो पीसीई प्रोवाइडर्स है, यानी कि जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने गारंटी दी है, उनको पैसा बाद में मिलेगा, पहले जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। मतलब मान लो अगर एबीसी कंपनी फेल हो जाती है तो पहले पैसा इन्वेस्टर्स को मिलेगा, उसके बाद बैंक को पैसा मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अगर कोई पीसीई ड्रॉन हो गया, ड्रॉन का मतलब है कि यहाँ पर बैंक को पेमेंट करनी पड़ी, जैसे मान के चलिए एबीसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, 10% की पेमेंट बैंक को यहाँ पर करनी पड़ी, तो ये जो ड्रॉ हो गया है, जिसका यूज हो गया है, उसे बैंक की बैलेंस शीट के अंदर एज ए एडवांस शो किया जाएगा, क्योंकि बैंक ने यहाँ एक तरीके से लोन दे दिया है एबीसी बैंक को, और जो अनड्रॉन कमिटमेंट होगी उसको ऑफ बैलेंस शीट आइटम के अंदर शो किया जाएगा कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास एबीएम मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40 प्लस इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, एआई पावर 10 एबीएम कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, और रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।